हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जितने भी वीडियोस अब तक अपलोड किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। इसके अलावा मेरा जो ब्लॉग है जिसका एड्रेस है @toperstouch, उस पे भी मैं डेली हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स पोस्ट करती हूँ। इसके हिस्ट्री टॉपिक्स के अलावा मेरा डेली एक पोस्ट होता है जीके अपडेट करके। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं और कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए भी मेरा जो ब्लॉग है और मेरे वीडियोस वो मददगार साबित हो रहे होंगे। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसको प्लीज अंत तक देखें ताकि आप इसका लाभ पूर्ण रूपे उठा सके। मैं अपने जितने भी वीडियोस में ये जरूर प्रयास करती हूँ कि जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यूजी और पीजी के, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स में थोड़े ही कम समय का जो मेरा वीडियो बनता है उसमें मैं उसका समावेश कर सकूं। अब मैं आती हूँ अपने आज के विषय पे, जिसका टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण रहे थे। अब यदि हम दिल्ली सल्तनत के विषय में बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना हुआ था भारत में वो हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात रहा था, या फिर कहा जा सकता है कि जो राजपूतों का शासन रहा था, राजवंशों में जो विभक्त रहे थे पूरे भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारत में हुई थी। यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा यह भी मत दिया जाता है कि भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात जो एक राजनीतिक शून्यता आ गई थी उसको भरने का काम दिल्ली सल्तनत के शासकों ने किया था। अब यदि हम पूरा कार्यकाल के विषय में बात करें कि आखिर में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि इसका जो पूरा शासनकाल रहा था वह 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का रहा था। फर्स्ट शासक दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक और लास्ट शासक इब्राहिम लोदी रहे थे, जिसके बाद में बाबर का आक्रमण हुआ इब्राहिम लोदी के शासनकाल में और मुगल वंश का स्थापना उसके बाद में हम बाबर के अधीन भारत में देखते हैं। अब यहाँ पे यदि दिल्ली सल्तनत के पूरे कार्यकाल के विषय में हम बात करते हैं तो प्रमुखतः यहाँ पे 5 राजवंश रहे थे। फर्स्ट वन इज द स्लेव डायनेस्टी और गुलाम वंश, दूसरा खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ सैयद डायनेस्टी एंड द फिफ्थ लास्ट वन लोदी डायनेस्टी। ये बहुत बड़ी एक विडंबना ही कही जा सकती है कि पूरी दिल्ली सल्तनत के शासनकाल का रहा था कि कोई एक निश्चित राजवंश का शासनकाल हम पूरे ही दिल्ली सल्तनत में नहीं देखते हैं। यहाँ पे लगातार परिवर्तन ही देखा जा सकता है शासकों के मामलों में या राजवंशों के अधीन, हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के आखिर में जो पतन के क्या कारण रहे थे, तो उसकी चर्चा मैं एक एक करके यहाँ पे आपसे करूंगी। जो फर्स्ट रहा था कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण भी रहा था शायद, वह था निरंकुश शासन की स्थापना। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक रहे थे, स्पेशली जब बहुत ही सशक्त शासक रहे थे, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हम देखते हैं, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि ये पूर्णतः निरंकुशता पूर्वक शासन करते थे। कोई भी सुल्तान पे किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगा सकता था। सिर्फ एक अपवाद स्वरूप कहा जा सकता है कि जब सुल्तान कमजोर हुआ करता था उस समय हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो उलेमा वर्ग था और दूसरी ओर जो नोबल्स थे, जो आमिर वर्ग के लोग थे, वो हावी हो जाते थे सुल्तान पे। हालांकि फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सुल्तान रहते थे वो निरंकुशता के साथ ही शासन किया करते थे, और जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग होता था उसमें बहुत अधिक, क्योंकि सभी के राय के जानने के बाद ही डिसीजन मेकिंग अच्छा हो सकता है, परंतु यहाँ पे दिल्ली सुल्तान के अधीन हम ये देखने को मिलता है हम लोगों को कि इनका जो शासनकाल रहा था वो निरंकुशता से परिपूर्ण रहा था, और ये बहुत बड़ा एक कारण कहा जा सकता है दिल्ली सल्तनत के पतन का, या सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है दिल्ली सल्तनत के पतन का वो निरंकुश शासन या ऑटोक्रेटिक रूल ही रहा था। नेक्स्ट जो कारण रहा था वह था उत्तराधिकार के नियमों में अभाव, क्योंकि जैसा हम लगातार देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात ही जब उसका जो पुत्र था आराम शाह और जो दामाद इल्तुतमिश, दोनों के ही बीच में उत्तराधिकार को लेकर के वहां संघर्ष भी हुआ था। बैटल ऑफ जुदा जो युद्ध है वो भी हुआ था। यहाँ पे जो आमिर वर्ग थे उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता था, या फिर यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी जो उमराव वर्ग के जो लोग थे या जो नोबल या नोबिलिटी जो क्लास था, उनके अधीन ये डिसीजन होता था कि आखिर में कौन नेक्स्ट सुल्तान होगा।
तो ये जो उत्तराधिकार का जो अभाव था ये मौका देता था राजवंश में षड्यंत्रों को हावी होने के लिए। जहां जहां आमिर जो है या इक्तादार जो शक्तिशाली हो जाते थे वो भी यहाँ पे सुल्तान बनने का प्रयास करते थे, जिस वजह से देखा जा सकता है कि उत्तराधिकार के नियम के अभाव के कारण एक राजनीतिक जो माहौल है वो हमेशा बिगड़ा ही रहता था दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में। यहाँ तक हम लोगों को उदाहरण देखने को मिलता है कि जो गुलाम होते थे या सरदार जो शक्तिशाली हो जाते थे गुटों में, तो ये लोग भी अपने आप को सुल्तान के तौर पे स्थापित करने का प्रयास करते थे। कोई भी लिखित दस्तावेज का नहीं होना, कोई भी निश्चित उत्तराधिकार का नियम नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा था दिल्ली सल्तनत के पतन का। अब मैं आती हूँ अपने तीसरे जो कारण पे रहा था, वह था दास प्रथा का। दास प्रथा जो था ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक डिपार्टमेंट के जैसा भी रहा था, या एक पूरा का पूरा वर्ग ही रहा था दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में। जैसा कि हम देखते हैं कि खुद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो भी गुलाम रहा था। इसके बाद में इल्तुतमिश भी खुद एक गुलाम की तरह ही रहा था और बाद में शासक बना था। तो जितने भी जो गुलाम रहे थे वो कहीं ना कहीं जो सुल्तान बने थे उनके अधीन भी जितने भी गुलाम कार्य भी करते थे। ये बहुत ही शक्तिशाली ही रहते थे और इनका एक बहुत मजबूत वर्ग वो तैयार हो गया था। जैसा कि यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में देखा जा सकता है कि उसने एक बहुत बड़ा गुलामों का वर्ग तैयार किया था, जिसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट की ही निर्माण की गई थी, जिसे हम दीवान ओ बंदगानी के नाम से भी जानते हैं। और ये जितने भी स्लेव्स होते थे इनका बहुत हम कह सकते हैं कि राज दरबार को चलाने में भी बहुत बड़ा इनका योगदान रहता था। तो यहाँ पे ये समझना गलत नहीं होगा, या ये सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है यहाँ पे कि जो गुलाम जिनका हस्तक्षेप राज दरबार में भी रहता था और वहां पे वो लगातार काम करते थे, तो जो वहां का राजनीति था राज दरबार का या हरम का, उसमें भी इनका कंट्रोल किसी ना किसी इनडायरेक्ट तरीके से रहता ही था। जैसे कि हम यहाँ पे एक और उदाहरण देखते हैं, जो मलिक कफूर रहा था अलाउद्दीन के शासनकाल के समय में, वो भी गुलाम के तरह ही खरीदा गया था, परंतु बाद में इसने भी शासक के तौर पे अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया था। जो नेक्स्ट कारण रहा था महत्वपूर्ण दिल्ली सल्तनत के पतन का, वह था बहुत विशाल साम्राज्य का होना या अति विस्तृत साम्राज्य का होना। जब भी कोई भी विशाल साम्राज्य स्थापित होता है किसी भी राजवंश के अधीन, तो हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है या देखा जाता है कि जितना बड़ा विशाल साम्राज्य या विस्तृत साम्राज्य, उसके लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो शक्तिशाली सशक्त योग्य शासक की होती है। दूसरा एक मजबूत सैन्य प्रणाली या सेना का होता है, जिस वजह से दोनों का ही अभाव हम लोगों को दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में देखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ पे एक अपवाद है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, जिसमें उसने एक स्टैंडिंग आर्मी भी बनाया था, जिस वजह से वो यहाँ सफल भी हुआ था अपने दक्षिण के अभियानों में। पर जब भी अगर विशाल साम्राज्य को चलाना हो, उसके लिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा योग्य शासक और एक सशक्त सेना की आवश्यकता होती है। दोनों का ही अभाव रहा था, और क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही विशाल साम्राज्य जो है दिल्ली सल्तनत का तैयार हो गया था, बाद में जितने भी शासक आए वो उतने योग्य नहीं रहे थे अलाउद्दीन खिलजी की तरह, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पतन भी हुआ। नेक्स्ट जो कारण रहा था, जैसे कि विशाल जब साम्राज्य के विषय में जब हम बात करते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दक्षिण में अपने जो अभियान थे उसको वहां जितना भी साम्राज्य था या देवगिरी का जो क्षेत्र रहा था उसके अपने अधीन लाने का काम कर रहा था या प्रयास कर रहा था, जिस वजह से उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसको हम जानते हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल के नाम से, जहां पे वो अपनी राजधानी को दौलताबाद में भी स्थापित करने का प्रयास किया था। परंतु ये जो एक्सपेरिमेंट रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो असफल ही साबित हुआ था, जिस वजह से यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो विशाल साम्राज्य की कल्पना जो की गई थी दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा, स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के पश्चात, वह दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना। जो नेक्स्ट कारण रहा था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दुर्बल सेना का होना या कोई भी एक शक्तिशाली सेना का संगठन दिल्ली सुल्तानों के द्वारा नहीं किया जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था दिल्ली सल्तनत के पतन का। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं दुर्बल सेना का, तो ये समझना यहाँ पे जो है वो आसान है कि जब सेना कोई भी शक्तिशाली होगी अगर, तो उसके लिए एक शक्तिशाली सबसे पहले योग्य शासक, उसके अधीन काम करने वाला जो है सेनापति वो, और उसके अलावा एक स्टैंडिंग आर्मी का होना या स्थायी सेना का होना वो बहुत आवश्यक हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हम देखते हैं
कि उसके अधीन एक स्टैंडिंग आर्मी रहा था या स्थायी सेना, जिसकी संख्या 4,75,000 की रही थी और उसको वो सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया था। ढाल और हुलिया सिस्टम को भी लागू किया था। जितने भी हम कह सकते हैं कि अधिकारियों की नियुक्ति करना, गुप्तचर विभाग को बहुत सशक्त बनाया था। कोई भी सेना में भ्रष्टाचार नहीं हो उसके लिए या सूचनाएं समय पर मिले उसके लिए गुप्तचर जो विभाग होता है उसका सशक्त होना बहुत आवश्यक होता है। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार का नहीं होना सेना में, ये भी बहुत बड़ी एक विशेषता होती है किसी भी सशक्त सेना के लिए, जो कि हम अलाउद्दीन के शासनकाल में देखते हैं। परंतु उसके पहले या जितने उसके बाद में भी सुल्तान रहे थे उसमें हम कोई भी स्थायी सेना का उल्लेख नहीं देखते हैं। परंतु हाँ, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो जरूर प्रयास किया था कि एक स्थायी सेना को स्टैब्लिश करने के लिए दिल्ली सल्तनत में, जिसके वजह से वो लगातार अभियान भी कर रहा था धन के लिए कि हाँ कितना राजकोष में पैसा आ सके, जिस वजह से वो स्थायी सेना का निर्माण कर सके। परंतु ऐसा बहुत अधिक उसमें वो सफल नहीं हुआ था। जितने भी दिल्ली सुल्तान के जो शासक रहे थे वो सेना के लिए जो प्रांतीय गवर्नर रहे थे या जो इक्तदार रहे थे उसी पर निर्भर रहते थे। जिस प्रकार की सेना या हम कह सकते हैं घोड़ों को वहां पे लाया जाता था स्टैंडिंग आर्मी के कह सकते हैं स्थायी सेना के लिए, या जब युद्ध के समय जो सेना तैयार किया जाता था उसी पर निर्भर रहते थे सुल्तान। और इसीलिए शायद जितनी भी युद्ध होती थी उसमें बहुत अधिक सफलता भी नहीं मिलती थी या बहुत लगातार संघर्ष भी करना पड़ता था। हम लोग जैसे देखते हैं कि जो सेना में अधिकांश जो सैनिक होते थे वो 3 जाति के प्रमुखता होते थे, जैसे कि ईरानी, तुर्की और अफगानी होते थे। और ये तीनों में ही किसी भी प्रकार से कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा रैपो नहीं होता था या बहुत अच्छा रिलेशंस नहीं होता था। आपस में ही इनमें जो है विरोध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी और ये बहुत अच्छा संकेत नहीं होता है किसी भी सेना के लिए, क्योंकि जो सैनिक काम करते हैं सेना में उनके मध्य में एकता होना, एक जैसा सोच विचार होना बहुत आवश्यक हो जाता है। परंतु यहाँ क्योंकि अलग अलग रेसेस के थे या अलग जाति से आते थे, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा ईरानी, तुर्की और अफगानी, जिसके वजह से सेना में जो है बहुत अधिक मजबूती कभी देखने को मिली ही नहीं थी। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट रहा था या फिर कहा जा सकता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से भी रहा था वह था आमिरों की महत्वाकांक्षाएं। जो आमिर वर्ग था या जिसको हम नोबिलिटी कहते हैं या जो नोबल क्लास है, ये बहुत ही एम्बिशियस या महत्वाकांक्षी क्लास रहा था। इन लोगों का हमेशा प्रयास होता था, स्पेशली जिनके पास जो धनी हो जाते थे इक्तदार या जिनके पास बहुत बड़ी संख्या सेना की तैयार हो जाती थी या सैनिकों की, ये लोग हमेशा प्रयास में रहते थे कि वो अपने आप को सुल्तान के तौर पे स्थापित कर सके, दिल्ली सुल्तान के तौर पे। और यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जैसे हम लोगों को उदाहरण के स्वरूप मिलता भी है कि जैसे जलालुद्दीन खिलजी इसके पहले सरदार रहा था और बाद में वो खिलजी वंश की स्थापना किया था। यहाँ पे ये समझना कि हाँ जो आमिर वर्ग था वो पूरा कंट्रोल साम्राज्य का इनके अधीन ही रहता था। इल्तुतमिश शायद इसीलिए ये आमिर वर्ग के जो लोग थे उनको नियंत्रण में लाने के लिए ही चालीसा दल का निर्माण किया था। बाद में हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश के शासनकाल के जो उसका जो समाप्त हुआ या इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई उसके पश्चात यहाँ पे देखा जाता है कि जो चालीसा दल था वो बहुत मजबूती के साथ हावी होने का प्रयास किया था केंद्र में या दिल्ली में, और उनके हाथों में ही होता था कि कौन सा निर्णय सुल्तान लेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा हम यहाँ पे देख सकते हैं पक्ष वो ये रहा था कि ये आमिर वर्ग के लोगों के हाथों में ही रहता था कि नेक्स्ट सुल्तान कौन होगा। तो ये बताना कि हाँ नेक्स्ट सुल्तान को चुनना कौन होगा, षड्यंत्रों का पूरा एक दौर चलता था कि कौन सा नेक्स्ट सुल्तान होगा। प्रयास ये रहता था आमिर वर्ग का कि जो भी सुल्तान बैठे राजगद्दी पे वो उनके हाथों की कठपुतली रहे। तो यहाँ पे जो आमिर वर्ग रहा था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली भी रहा था। इनका वर्चस्व लगातार राज दरबार में जो कोर्ट था वहां पे बना रहता था। जितने भी प्रांतीय गवर्नर थे जो आमिर के तौर पे स्थापित थे उनके द्वारा भी देखा जाता है कि उनका विरोध भी होता रहता था दिल्ली सुल्तान के खिलाफ में। तो ये जो आमिर वर्ग रहा था ये भी बहुत शक्तिशाली एक वर्ग रहा था जो कि दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण भी बना था। नेक्स्ट जो कारण रहा था ये हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के पतन का, वो रहा था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, या वो सांकेतिक मुद्रा का हो, टोकन करेंसी का, या वो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रहा हो, या द्वाब के क्षेत्र में टैक्सेशन को बढ़ाने का रहा हो। ये सभी ही जितने भी उसके एक्सपेरिमेंट्स रहे थे
या खुरासन का अभियान हो या कराचिल का अभियान हो, ये सभी बहुत ही महत्वाकांक्षी उसके एक एक्सपेरिमेंट्स या योजना रहे थे, जिसमें वो पूर्णतः असफल ही हुआ था। और ये बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि वो भार बढ़ाने वाला या राजकोष को खाली करने वाला ये था, इसके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे या जितने भी उसकी योजनाएं थी। माना यह भी जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ था उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत बड़ा एक योगदान रहा था, क्योंकि जितने भी उसके महत्वाकांक्षी जो एक्सपेरिमेंट्स रहे थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत को पतन की ओर अग्रसर करने का कार्य भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक शायद समय से पहले का या आगे का सोचता था, और इसी वजह से जो है जितने भी योजनाओं को वो लाता था या तो वो गलत समय पे लाता था, या जो एक्सपेरिमेंट्स करता था वो बहुत समय से आगे की सोच की एक्सपेरिमेंट्स थी। इसी वजह से शायद उसे जो संज्ञा दिया गया या नाम दिया गया वो वाइजेस्ट फूल का भी दिया गया है। पर हाँ, यहाँ पे जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ था उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि हिंदुओं के साथ में जो व्यवहार होता था दिल्ली सल्तनत के शासकों का, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा था दिल्ली सल्तनत के पतन का। अब जब यहाँ पे हिंदुओं के साथ हम व्यवहार के विषय में बात करते हैं तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो भारत में हिंदू थे, सबसे पहले तो वो दिल्ली सल्तनत के शासकों को सुल्तान या शासक के तौर पे अपनाने के लिए ही तैयार नहीं थे। जितने भी हिंदू थे या भारत में जो रहने वाले पहले के लोग थे वो इनको आक्रमणकारी के तौर पे देखते थे, इनकी बात को सुनना नहीं चाहते थे। परंतु यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि हिंदुओं के साथ में प्रारंभिक तौर पे बहुत अधिक अत्याचार का हम लोगों को कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि जो जजिया कर लगाया गया था और कभी कभी जो एक्सेसिव टैक्सेशन लादा जाता था हिंदुओं पर, ये बहुत बड़ा एक कारण रहा था कि जितने भी जो हिंदू रहे थे वो जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक रहे थे उसके खिलाफ ही रहे थे। यहाँ पे जितना भी जैसे जो हिंदू थे या जिन पे जो जजिया कर लगाया जाता था उन्हें जिम्मी भी कहा जाता था, और ये जिम्मी वर्ग जो रहा था वो हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पतन में एक महत्वपूर्ण कारण रहा था, क्योंकि आम जनता का सुल्तान के साथ होना या उसका समर्थन सुल्तान को प्राप्त होना ये बहुत आवश्यक होता है, जो कि हम हिंदू जो जनता थी या जो जिम्मी था उनसे समर्थन प्राप्त दिल्ली सल्तनत के शासकों को नहीं दिखता है। जैसे कि सिकंदर लोदी के समय में हम देखते हैं कि धार्मिक मामलों को ही लेकर के एक विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। बोधन नाम के एक थे ब्राह्मण, और इनको जो है जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा जा रहा था, जिसके लिए बोधन जो ब्राह्मण थे वो तैयार नहीं हुए थे। एक ये हम लोगों को साक्ष्य मिलता है कि हाँ, हिंदुओं के प्रति क्या व्यवहार रहा था और किस प्रकार से हिंदू जो वर्ग रहा था वो खिलाफ रहा था दिल्ली सल्तनत के शासकों का। नेक्स्ट जो है कारण रहा था दिल्ली सल्तनत के पतन का, वह रहा था वैदेशिक जो आक्रमण हुए थे उनका बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक योगदान रहा था दिल्ली सल्तनत को कमजोर बनाने के लिए। या दिल्ली सल्तनत जो है वो लगातार इन आक्रमणकारियों से जूझते ही रहे थे, जिस वजह से जितना ध्यान प्रशासनिक तंत्र में दिया जाना चाहिए था वो शायद नहीं दिया गया था। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि जो मंगोलों का जो आक्रमण रहा था वो लगातार प्रारंभिक तौर पे जब से गुलाम वंश की स्थापना हुई थी भारत में, उस समय से ही हम देखते हैं कि मंगोलों का आक्रमण लगातार भारत में होता रहा था। स्पेशली हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के शासनकाल में भी लगातार मंगोलों का उसको सामना करना पड़ा था। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी हम देखते हैं कि जो है लगातार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि योग्य था या हम कह सकते हैं कि अच्छा सेनापति था, जिस वजह से मंगोलों का सामना करने के लिए वो अलग से ही एक रूपरेखा तैयार किया था। बलबन के शासनकाल में भी हम देखते हैं कि मंगोलों से निपटने के लिए वो जितने भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो इलाके थे और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के इलाकों को सुरक्षित करने का काम किया था। जो सबसे शक्तिशाली आमिर वर्ग के लोग होते थे उन्हीं को पदस्थापित किया जाता था उत्तर पश्चिमी दिशा में या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ। जितने भी वहां किले थे वहां पे जो सबसे शक्तिशाली होता है रेस जो अफगानी, उनको डाला जाता था जितने भी किले में सुरक्षा के लिए। सिर्फ यहाँ उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में और बलबन के शासनकाल में, परंतु उसके बाद में जितने भी शासक रहे थे या उसके पूर्व इल्तुतमिश के शासनकाल के विषय में भी यदि बात किया जाए तो लगातार दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो मंगोलों के आक्रमण को झेल रहे थे। तुगलक वंश के समय में हम देखते हैं कि जो तैमूर का आक्रमण हुआ था, तैमूर का आक्रमण भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था। यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा दिल्ली सल्तनत के पतन का, क्योंकि तैमूर का आक्रमण जो हुआ था उस समय में भारत से जितना धन का लूट हुआ था उस समय में
ये एक प्रकार से आर्थिक बोझ को बढ़ाने वाला कार्य रहा था भारत पर, जिस वजह से कमजोर होना प्रारंभ हुआ था दिल्ली सल्तनत का शासन। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि तुगलक वंश के बाद में जो दोनों राजवंश रहे थे, या वो सैयद हुआ राजवंश या लोधी राजवंश, दोनों में ही जितने ही शासक रहे थे वो पूर्व की तरह उतने अच्छे या योग्य शक्तिशाली शासक नहीं रहे थे। स्पेशली हम देखते हैं सैयद वंश के समय में, बेलोर जो आपका सैयद वंश के समय में खिज्र खान के द्वारा जो सैयद वंश की स्थापना की गई थी, वहां उससे जो प्रारंभ होता है, उसके अलावा अन्य जितने भी शासक रहे थे सैयद वंश के, सभी ही अयोग्य रहे थे। लगातार विद्रोह होता ही रहा था सैयद वंश के समय में, सरदारों के द्वारा, आमिर वर्ग के द्वारा, और जहां पे जो शक्तिशाली तौर पे जो धनी वर्ग के लोग थे, और इस वजह से सैयद वंश में लगातार विद्रोहों के कारण भी वो दिल्ली सल्तनत को कमजोर बनाने का ही कार्य किया था। यदि लोधी वंश के विषय में बात किया जाए तो लोधी वंश के समय में भी जितने शासक रहे थे वो कमजोर ही रहे थे। लगातार लोधी वंश के शासन काल में भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि विद्रोह ही हुआ था। सिर्फ अपवाद स्वरूप हम देखते हैं कि जो सिकंदर लोधी का जो शासन काल रहा था, उसमें जरूर प्रशासनिक तंत्र में भी के एरियाज में हम कह सकते हैं या मशीनरी में इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ था। अन्य जितने भी जो है भू राजस्व को वसूलने के लिए, या जितने भी हम कह सकते हैं कि भूमि को नापने के लिए जो एक नया मेजरमेंट लाया गया था जिसको कि सिकंदरी भी कहा जाता है, वो सभी कार्य सिकंदर लोधी के शासन काल में जरूर हुआ था। परंतु उसके बाद में फिर जब इब्राहिम लोधी का शासन काल प्रारंभ होता है तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि फिर से दिल्ली सल्तनत जो है वो कमजोर हुआ था और अपनी पतन की ओर अग्रसर हुआ था। यहाँ पे ये भी है कि इब्राहिम लोधी के शासन काल के समय में ही बाबर का आक्रमण भी हुआ था और जिसके पश्चात दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था। एक और तथ्य के विषय में मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि जो उलेमा वर्ग रहा था उसका भी बहुत अधिक हस्तक्षेप रहता था। जितने भी हम कह सकते हैं राजनीतिक मामलों का निपटारा किया जाता था दिल्ली सुल्तान के शासकों के, सल्तनत के शासकों के द्वारा। ये उलेमा वर्ग हमेशा ये धर्म के नाम पे एक हस्तक्षेप करने का काम करते थे, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक रहे थे उनको बाध्यता होती थी इनकी बात को मानने के लिए। सिर्फ यहाँ पे एक अपवाद देखने को मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी है, बलबन है और मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ प्रारंभिक तौर पे ये तीनों ही शासक जो रहे थे वो उलेमा वर्ग को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया था, परंतु जितने अन्य शासक रहे थे उनके अधीन हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि उलेमा वर्ग जो था वो लगातार शासकों पर हावी ही रहा था। और ये भी यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि ये कारणों में से रहा था दिल्ली सल्तनत के पतन का। अंततः जितने भी कारण रहे हो दिल्ली सल्तनत के पतन का, मूल में अन्य और भी कारण रहे थे, क्योंकि जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हो पाया था, या फिर हम कह सकते हैं कि सामाजिक तौर पे या जो जहां पे एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके जो काम होना चाहिए था वो शायद नहीं हो पाया था, जिस वजह से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। इब्राहिम लोधी के शासनकाल में बाबर के आक्रमण के साथ में 1526 में दिल्ली सल्तनत का पतन और भारत में मुगल वंश की स्थापना के साथ में एक नए युग का प्रारंभ भारत के इतिहास में देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।